कि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी सब्जेक्ट्स में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉक्स में ये एनालिसिस करना है, आपको मॉक्स देना है, ये नहीं मॉक्स दे दिया फिर बंद कर दिया, इसमें कम। हमने भी ऐसा किया है, हम मॉक्स दे देते थे, इसमें कम नंबर आए तो ये सोचा कि अब चलो दूसरा देते हैं, उसमें ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन मॉक्स देखना है आपको, कहाँ गलती कर रहे हैं आप, वहाँ से आपको देखना है। उन टॉपिक्स को पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आप मॉक्स में इम्प्रूव करते जाएंगे। मॉक्स को प्रैक्टिस करना है, एनालिसिस ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट 1 मंथ में आपको सिर्फ यही करना है। कंटेंट तो आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इतना सारा। जैसा कि मैं अपने एस्पिरेंट से बोलता हूँ, असफल होने के पीछे तमाम कारण हो सकते हैं, आप तमाम एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, लेकिन सफल होने के लिए बस आपको 3 चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। पहला कंसिस्टेंसी होता है, दूसरा डिसिप्लिन और तीसरा डिटर्मिनेशन। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ किसी काम को करते हैं, हो सकता है कि थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ सकता है। जो भी आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती या ये चीज़ होगी ही नहीं। बहुत बार हम एक ऐसे पड़ाव पर आकर के खड़े हो जाते हैं, लगता है कि अब हार मान लेना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। तो किसी ने कहा है कि जब मंजिल आपकी 4 कदम ही दूर रह जाती ना, तो दर्द सबसे ज़्यादा होता है। मैं इसको रिलेट करूँगा थोड़ा सा जिम और वर्कआउट से। जब आप रेपिटेशंस मारते हैं, जब लास्ट के 4 रेपिटेशंस बचे होते हैं ना, उस टाइम हाथ भर जाता है, दर्द सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन वही 4 रेपिटेशन से ही आपकी मसल बिल्डिंग होती है। उसी तरीके से हर जगह आप पढ़ाई में भी देख लीजिए, जब हम चलते चलते एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं, लगता है कि अब नहीं हो पाएगा हमसे, और मैं सच बताऊं 4 कदम ही मंजिल दूर रह जाती है। तो आज का ये जो हमारा इंटरव्यू सेशन है, पहला इंटरव्यू भी हमने इसी पर किया था कि आपने बहुत सारे टॉपर्स की कहानियाँ सुनी होंगी कि ये रैंक इन्होंने ये होल्ड कर लिया है, इन्होंने ये रैंक बना ली है। लेकिन कुछ ऐसी भी कहानियाँ होती हैं जो अनकही होती हैं, जो अनसुनी होती हैं, और मैं इन्हीं कहानियों के साथ कुछ बच्चों के साथ जुड़ रहा हूँ और एक एक करके आपके साथ लाऊंगा कि वो बच्चे जो सिलेक्शन ले चुके हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, स्टिल वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो CGL में अच्छा रैंक फोड़ना चाहते हैं, खुद को दोबारा से साबित करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले उनकी क्या जर्नी रही। उनकी जर्नी भी काफ़ी चैलेंजिंग होती है, काफ़ी स्ट्रगलिंग होती है। ऐसे तमाम एस्पिरेंट्स आपको मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि हमें उनको भी सुनना चाहिए। तो इसी सिलसिलेवार में हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं शिवम। ठीक है, तो शिवम पहले तो आप सभी लोग को अपने बारे में बताइए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवम सिंह सेंगर। आई गॉट सेलेक्टेड थ्रू SSC CGL 2019 इन इनकम टैक्स। और जैसा सर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो एजुकेशनल बैकग्राउंड में BSc किया। मैंने पहले से ही डिटरमाइंड था कि मुझे ग्रेजुएट लेवल की जॉब करनी है। तो मैंने और फॉर्म नहीं भरे, CHSL वगैरह। CPO मैंने सर दिया एक बार, तो उसमें भी मेरा हो गया था, लेकिन फिजिकल अनफिट हो गया मैं, तो इस चक्कर से उस पर भी नहीं। तो दोबारा मैंने CPO के लिए ऑप्ट भी नहीं किया, दोबारा कोई फॉर्म नहीं डाला CPO के लिए। फिर हम SSC CGL पे ही पूरा फोकस किया। तो मुझे ये बताइए, जब आप तैयारी कर रहे थे, तो पहले तो मुझे ये बताइए, कोई ऐसा एस्पिरेंट्स हो, कोई ऐसा एप्लीकेंट्स, कोई बच्चा जो तैयारी करने की सोच रहा हो कि मुझे SSC में जाना है, मुझे एक जॉब करनी है SSC के अंदर, ठीक है। तो होता क्या कि जब कोई बच्चा शुरुआत करता है ना, तो तमाम सवाल उसके दिमाग में आते हैं कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें, क्या करना चाहिए। तो उनके लिए उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें शुरू कहाँ से करना चाहिए? शुरू क्या, सबसे पहले तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना होगा, सारे बेसिक्स क्लियर करने होंगे। धीरे धीरे जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मॉक्स लगाएंगे, तो धीरे धीरे आप तो आप अपनी शुरुआत के बारे में बताइए कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी? जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो ग्रेजुएशन के दौरान ही आपने डिसाइड कर लिया था या फिर? मैंने जब ग्रेजुएशन किया तब तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था क्या करना है। उसके पहले कुछ भी डिसाइड नहीं था, लेकिन फिर एक हमारे भैया थे, उन्होंने बताया कि SSC CGL एग्जाम के बारे में, और फादर भी डिटरमाइंड थे कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, क्योंकि मेरे पिताजी भी जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में ही हैं। तो हमने भी फिर डिसाइड किया कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है। तो उन भैया से थोड़ा मोटिवेशन मिला, उन्होंने कहा SSC CGL एग्ज़ाम के बारे में बताया कि ये पोस्टें हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा सुन के कि हाँ चलो इन पोस्टों में जाएंगे, ड्रीम पोस्टें हैं, जाएंगे, ज्वाइन करेंगे। फिर उन्हीं ने मुझे बताया कैसे क्या तैयारी शुरू करनी है। फिर मैंने धीरे धीरे तैयारी शुरू की। बाकी मैथ्स टेस्ट में मैं शुरू से ही अच्छा रहा हूँ। एकेडमिक जो मैंने पढ़ा हाई स्कूल इंटर, उसमें भी मैंने अच्छा स्कोर किया हुआ है। तो जो ये आपकी जर्नी रही है, तैयारी जब आपने करना शुरू किया और अपने तैयारी को जब आपने आयाम दिया और आपको रिजल्ट आपके सामने मिला, तो क्या अभी आपको मतलब उनके बीच में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो सर आते ही हैं। अगर आप लाइफ में कुछ भी करने जा रहे हैं तो चैलेंजेस तो आएंगे ही, क्योंकि इतनी आसानी से मंजिल नहीं मिलती। सही आपको
कुछ ना कुछ तो संघर्ष झेलने ही पड़ेंगे। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे आपकी तैयारी में। इतना डिस्ट्रैक्शन हो गया आज की दुनिया में, आप तुरंत डाइवर्ट हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो मैंने डाइवर्ट भी होते रहे सर हम बीच बीच में, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ते तो रहे। अच्छा, जब तैयारी आप कर रहे थे तो बहुत बार ऐसा होगा कि मतलब हर इंसान हमेशा मोटिवेट तो नहीं रह सकता है। बहुत बार डिमोटिवेशन भी आता है। तो जब डिमोटिवेट आप होते थे तो क्या करते थे उस टाइम? डिमोटिवेट होते थे तो बात करते थे ऐसे शख्स से जो ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं, पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछते थे सर क्या करें क्या करें। तो उन लोगों ने समझाया कि डिमोटिवेट होने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा अच्छी चीज़ें करो जिसमें मन लगे, उधर जाओ खेलो और टाइम स्पेंड करो, मतलब जिससे तुम्हारा जो इससे तुम ओवरकम कर सको। अच्छा, एक बात मैं बच्चों से बार बार बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज द की। जब भी आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो कंसिस्टेंसी होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कंसिस्टेंसी में तो रहते हैं लेकिन बीच बीच में इंटरप्शन आता है, डिस्ट्रैक्शन आता है। तो जब बीच में आप पढ़ रहे थे तो आपका कभी कभी ऐसा होता मन रहा होगा कि नहीं पढ़ेंगे, आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। यही तो चैलेंजेस हैं जो सामने आते हैं। तो उसमें बच्चों को क्या करना चाहिए? उस टाइम आप क्या करते थे? उस टाइम तो सर हम पढ़ाई क्विट कर देते थे। कुछ अच्छा कर लेते थे, जिसमें मन लग रहा होता वो कर लेते थे, क्योंकि अगर कुछ आ रहा है मन में तो माइंड को वहाँ पे अगर लगा देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे आप। तो उसके बाद अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उसमें टोटली फोकस कर पाएंगे। तो आप पूरी तरीके से मतलब बंक मार देते थे, पूरा दिन मार देते थे कि मॉक दे लेते थे? मतलब ये है हफ्ते वाइज की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जैसे हमने हफ्ते भर में इतना मुझे पढ़ना है तो उसमें 1-2 बंक हो गए, 5 दिन में मुझे वो सारा कवर करना है, तो 2 बंक हो गए तो बचे हुए 5 दिनों में हम वो सारा कवर कर लिया। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक जैसे शिवम जो बता रहे हैं कि 1 हफ्ते का उन्होंने पूरा प्लान अपना सेट कर लिया, फिर उनका मन हुआ 2 दिन में 2 दिन उन्होंने बंक कर दिया, बाकी के 5 दिनों में वो पूरी एनर्जी थ्रो करते थे ये 2 दिन का भी कवर कर ले। अब अगर आपके अंदर, देखिए हर किसी का अपना जो तैयारी करने का स्ट्रैटेजी होता है वो अलग होता है, अपना अपना सबका अप्रोच होता है, राइट। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप ना बहुत लंबा गैप ना ले, ठीक है, क्योंकि जब आप एक लंबा गैप ले लेते हैं दोबारा से एक रिस्टार्ट करने में वो एनर्जी आ नहीं पाती, लग रहा है कि पुरानी चीजें हम भूलने लगे हैं। बहुत लंबा तो गैप मैं कहूंगा कि जब आप ना डेली का जैसे 8 घंटे पढ़ रहे हैं या 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो उस दिन क्या करिए कि आप एक मॉक लगा लीजिए, ठीक है, एक प्रीवियस ईयर का मॉक लगा लीजिए, मतलब कुछ ऐसा पढ़ लीजिए आपको लगे हाँ आपके दिमाग को ये चीज हो कि यार हम पूरी तरीके से ब्लैंक, कोई एफर्ट तो देना ही चाहिए, कोई एफर्ट तो देना ही चाहिए, राइट। तो चलिए, तो इनसे बात करते हैं आपको सब्जेक्ट्स को लेकर के, ठीक है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और अगर मैं जीएस की बात करूं तो आप बताएं कि मैथ्स आपने कहाँ से, मतलब आपके रिसोर्सेज क्या थे, बुक क्या थी, क्या स्ट्रैटेजी थी, किस तरीके के आपने अप्रोच अपनाए मैथ्स को लगाने के लिए जिससे आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीज़ों को मेंटेन कर पाए? सर ऑलरेडी शुरू से ही इंटरेस्टेड रहे, हमने आपको बताया एकेडमिक में भी हमारे अच्छा स्कोर आया। मैथ के लिए मतलब क्यूरियस रहते हैं हमेशा लगाने के लिए, तो मैथ्स अच्छा ही था। और जब सीजल के पेपर देखे प्रीवियस ईयर के तो देखा कि हाँ इसमें कोई मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के मतलब जो नहीं लग रहे हैं बाकी सारे हो रहे हैं। तो जो बचे क्वेश्चन 2, 4, 5 होते थे उनके लिए एफर्ट देना होता था। मैथ्स मेरी अच्छी रही, तभी मैंने 197.5 स्कोर भी किया था मेंस में। ओके, ग्रेट। तो मैथ्स के लिए बुक की अगर बात करें तो अभिनय मैथ्स एडवांस के लिए लगाई मैंने, अरिथमेटिक के लिए राकेश यादव की 7300 प्लस। मतलब ये है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाते जाएंगे तो उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा मतलब बार बार एक ही कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन करते जा रहे हैं, तो जब वो क्वेश्चन आपके सामने रैंडम आता है तो आप इजीली उसे सॉल्व कर लेंगे। तो इंग्लिश के लिए आपने क्या पढ़ा था, क्या रिसोर्सेज आपने अपनाए थे, कौन सी किताब आपने पढ़ी थी? इंग्लिश के लिए नीतू मैम वॉल्यूम 1 और एसपी बख्शी किताब, इससे थोड़ा बहुत वोकैब पढ़ा। फ्रेजल वर्ब से सर थोड़ी एलर्जी थी, कभी नहीं पढ़ा क्योंकि कम समझ में आता था। तो फ्रेजल वर्ब मैंने सर स्किप ही किया ज़्यादातर जितनी बार पढ़ा है। लेकिन ग्रामर थोड़ा पहले से ही इंग्लिश ठीक रही है, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो ग्रामर पहले से ही अच्छी थी। बस थोड़ा पैसेज कॉम्प्रहेंशन इनमें थोड़ा प्रैक्टिस किया क्योंकि इस पे इतनी अच्छी कमांड थी नहीं। लेकिन हाँ ये है कि कंसिस्टेंटली अगर हम करते जा रहे हैं तो वोकैबुलरी के बारे में आप बताओ, क्या रिसोर्सेज वोकैब को लेकर के थे, क्योंकि वोकैब को लेकर के बहुत सारे बच्चे डरते हैं, इतना सर वास्ट पार्ट है। और सबसे जो मेजर कंसर्न बच्चों का होता है कि जैसे आज पढ़ लिया 10 वर्ड्स या 20 वर्ड्स याद कर लिया, अगले दिन भूल जाते हैं, फिर 4 दिन आगे बढ़ गए उसके बाद फिर से भूलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं? वोकैब्स के लिए ये आपको रिपीटिशन करना पड़ेगा सर, कि मतलब बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप आराम से पढ़ लेंगे, याद हो जाएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो कुछ वर्ड्स तो आपको नॉर्मली समझ में आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स तो होंगे ही
कि जिनको आपको याद करना होगा लेकिन आप भूल जा रहे होंगे, आज पढ़ रहे हैं, कल नए वर्ड्स पढ़े, पीछे वाले गायब हो गए। तो उनको क्या है, आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाना है, मतलब जो जो वर्ड्स आप भूलते जा रहे हैं उन्हें लिखते जाना है, उनसे रिलेटेड वर्ड्स भी आप लिखते जाओगे। इससे क्या होगा, बचे हुए वर्ड्स पे भी आपकी कमांड बनी रहेगी। और जब आपको लगे कि हाँ ये वर्ड्स स्किप हो रहे हैं, तो अपनी डायरी उठाई, जब भी नोट्स बनाए हैं उनको आप रिवाइज करते जाएंगे। वो कैब में आप जितना रिवीजन करते जाएंगे, जितना बार बार वो कैब पढ़ते जाएंगे। वर्ड पावर किताब सर मैंने पढ़ी है अजय कुशवाहा सर की। ओके। हाँ, तो उसमें हमने पढ़े हैं, उसमें सारे वो कैब लगभग हमने 3-4 बार उस किताब को पढ़ रखा है। तो उसके वो कैब ज़्यादातर सारे ही याद हो गए हैं जो, और मैंने नोट्स तो नहीं बनाए थे, उसी बुक में हाईलाइट करते जाते थे जो वर्ड्स हमें नहीं आते थे। तो उसी बुक को उठा के जब भी ऐसा लगा रिवीजन करने का टाइम है तो उसको उठाया, वापस से सारे वर्ड्स रिवाइज कर लिए। मैं सारे बच्चों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखिए आजकल क्या ट्रेंड है ना कि लोग पीडीएफ की बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि क्लास के बाद सर प्लीज़ पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। मैं आप लोगों से बोलूँगा प्लीज़ नोट्स बनाइए, ठीक है। कुछ ट्रेंड मुझे लगता है कभी नहीं बदलना चाहिए एजुकेशन के अंदर, लाइक एक नोट्स का जो ट्रेंड है आप हमेशा बनाएं। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, उसमें पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। आप सोच के देखें, कोई भी ऐसा वर्ड है जो डिफ़िकल्ट है, उसकी स्पेलिंग आपको नहीं आती और आपके दिमाग को ये चीज़ पता है, आपको भी पता है कल को इसको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या आप पीडीएफ के अंदर हाईलाइट कर सकते हैं उसको, ठीक है। और क्या जब आप हाईलाइट कर लेते हैं और फिर बाद में जब आपको रिवीजन करना होता है वो कितना मुश्किल होता है। आप जाते हो सिस्टम के अंदर, किस फोल्डर में रखें, किस ड्राइव में रखें, वहाँ से आप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद फिर आप उन चीज़ों को देखते हैं। तो अगर ना थोड़ी सी मेहनत करके मुझे लगता है शिवम में एक नोट्स बना लिया जाए और उस नोट्स में उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया जाए जो लगता है कि माइंड से स्लिप हो सकते हैं या याद नहीं हो रहा है, तो उसको हम बार बार रिविजन करके कर नोट्स, आपके बनाए हुए नोट्स। तो वोकैबुलरी को लेकर के जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं ना सर, कैसे याद करें, भूल जा रहे थे, वो सारे बच्चों के साथ होता है। अब जितने भी सेलेक्टेड लड़कों के साथ मैं इंटरव्यू लूँगा, ये मैं क्वेश्चन रखूँगा ही रखूँगा और मैं चाहता हूँ कि इस बात को आप जानें, वोकैबुलरी को रिवीजन करना है, वोकैबुलरी को बार बार पढ़ना है। हाँ, कुछ स्टोरी से रिलेट करके आप समझ सकते हैं, रूट वर्ड से समझ सकते हैं, निमोनिक से समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ है आरसी को लेकर के, आजकल सारे बच्चों के अंदर देखा जाए ग्रामर कहीं न कहीं वो कर ही लेते हैं अपना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे टीचर से वोकैबुलरी भी रट ले रहे हैं बच्चे। आरसी को लेकर के आप बताइए, आपने क्या अप्रोच? आरसी का फुल फॉर्म ही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जी। तो रीडिंग पे आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आप आरसी में अच्छा कर पाएंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश से ये रहता है कि अगर नहीं कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, अचानक से कोई आरसी सामने आई, अब हमने बहुत दिन से नहीं कर रखी आरसी, अगर अचानक से कोई आरसी आएगी तो हम उसको सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्लो में ही नहीं होगी वो सारी चीजें। जब आप प्रैक्टिस में होंगे, इंग्लिश रेगुलर पढ़ रहे होंगे, रीडिंग कर रहे होंगे, तो आपकी आदत होगी वो चीज करने की। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा जिस चीज में, उसी में आप अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल, वरना तो इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप क्या मतलब अच्छा रीडिंग इम्पोर्टेंट है। रीडिंग इम्पोर्टेंट है। न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहे, आर्टिकल्स, स्पोर्ट्स ज्यादा पढ़ते रहे, हम स्पोर्ट्स आर्टिकल सारे पढ़ लेते। यानी आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे? हाँ, और प्रीवियस ईयर का कितना रोल हो सकता है बच्चों के तैयारी में, जिससे वो अपना आरसी इंप्रूव कर लें? प्रीवियस ईयर तो सर सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट मानते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बेटर कोई चीज़ नहीं हो सकती है। प्रीवियस ईयर के कंटेंट को आप जितना लगाते जाएंगे, उससे क्या होगा, आपको ये पता रहेगा पेपर किस तरीके का आ रहा है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर होते जाएंगे। प्रीवियस ईयर को आप सबसे पहली प्रायोरिटी दीजिए, वो सारे क्वेश्चंस करिए। प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट कंटेंट है। प्रीवियस ईयर बेस्ट है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्या वोकैबुलरी, ग्रामर और आरसी तीनों के लिए बेस्ट है या सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक से? नहीं सर, आरसी तो कोई फिक्स नहीं हो सकती है, आरसी तो कहीं से भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है उसका टॉपिक। यानी आप बच्चों को सजेस्ट कर रहे हैं कि जो आरसी है उसको प्रैक्टिस के पर्पज से, जिससे उनको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जिससे इंग्लिश में आप फ्लुएंसी, मतलब फ्लुएंट लगे आपको पढ़ने में, सॉल्व करने में। अगर जरा सा भी डर लगेगा तो आप गलत करेंगे ही सवाल। तो रीजनिंग को लेकर के आपने कहाँ से पढ़ाई करी, क्या रिसोर्सेज वगैरह? रीजनिंग के लिए सर प्रैक्टिस किया, और जो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते थे जिनके सवाल गलत होते थे तो उनको अलग से पढ़ लिया। यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं आप, तो उनको मैंने पढ़ा। कोई कोर्स वगैरह आपने या कोई किताब? रीजनिंग के लिए कोई कोर्स नहीं लिया। ओके। मैथ्स के लिए लिया, इंग्लिश भी पढ़ते रहे, इंग्लिश में सारा कुछ पढ़ा, और जहाँ पे दिक्कत हुई आपके वीडियोस भी देखे, आपके वीडियो से कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो मिली। पढ़ने को तो सर हर बुक में मिल जाता है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लियरिटी भी होनी चाहिए। आप अच्छा क्लियर कराएं कॉन्सेप्ट, वो मैंने देखे, तो उससे भी कुछ चीज़ें अच्छी हुई। तो जीएस का क्या है, जीएस में आपने कैसे किया? जीएस तो सर सबसे बेकार है मेरा। जीएस में तो सर नंबर नहीं आते, 10-11 सवाल अगर सही हो जाए यही बहुत है।
तो इस बार तो पैटर्न चेंज हो गया है। हाँ, इस बार तो पैटर्न चेंज हो गया। और 17 के आपने बाद से जीएस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी ऐसे ही आ रहे हैं कि मतलब अनप्रिडिक्टेबल। तो इस बार की क्या आपकी तैयारी की अप्रोच है, क्योंकि अभी एसएससी सीजीएल ये 22 का प्री आपने दिया। हाँ। कितने आपके रॉ मार्क्स? 145 मार्क्स। 145 बने, मतलब आप तो क्वालिफाई हो गए। हाँ, क्वालिफाई हो गए। अब मेंस में आप जा रहे हैं। पे फोकस ही नहीं किया, 7 सवाल किए सर, बाकी तो मैथ रीजनिंग। लेकिन इस बार आपका जो मॉड्यूल होने वाला है उसके अंदर तो इंग्लिश के साथ जीएस भी, 25 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का 75 मार्क्स। तो इस बार तो मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा ये। तो अच्छा, ये जो आपने अभी पोस्ट ले रखी है इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है, तो आपको कितना टाइम लगा अपने तैयारी से लेकर के ये रिजल्ट तक, मतलब कितना समय आपने दिया? सर टाइम पीरियड क्या था? 2019 सबसे लंबा सीजीएल, कोविड आया बीच में, कोर्ट केस भी चलता रहा इसमें, तो 3 साल में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। वैसे नहीं, वो तो कोर्ट का आप छोड़ दीजिए, वैसे मैं आप अटेम्प्ट वाइज आप बताइए, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? अटेम्प्ट तो सेकंड था सर, 18 में पहला सीजीएल दिया, मतलब दूसरे अटेम्प्ट में आपने 18 में फर्स्ट सीजन दिया। अब अगर मान लीजिए सरकार इसको 10 साल खींचती है तो आपका 10 साल हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम दूसरा अटेम्प्ट ही कंसीडर करेंगे या पहला अटेम्प्ट ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अच्छा, मॉक और मॉक के एनालिसिस को लेकर के कितना बड़ा रोल है एग्जामिनेशन के अंदर? मॉक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब सब्जेक्ट से रेगुलर प्रैक्टिस अगर रहेगी, आपकी रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी सब्जेक्ट्स में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉक्स में ये एनालिसिस करना है आपको, मॉक्स देना है, ये नहीं मॉक्स दे दिया फिर बंद कर दिया, इसमें कम, हमने भी ऐसा किया है। हम मॉक्स दे देते थे, इसमें कम नंबर आए तो ये सोचा कि अब चलो दूसरा देते हैं, उसमें ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन मॉक्स देखना है आपको, कहाँ गलती कर रहे हैं आप, वहाँ से आपको देखना है। उन टॉपिक्स को पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आप मॉक्स में इम्प्रूव करते जाएंगे। मॉक्स को प्रैक्टिस करना है, एनालिसिस ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट 1 मंथ में आपको सिर्फ यही करना है। कंटेंट तो आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इतना सारा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि मॉक देते रहते हैं, लेकिन मॉक देने के साथ उसको एनालाइज नहीं करते हैं। आप एनालिसिस करने से आपको ये चीज़ पता चलेगी कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप लैग कर रहे हैं, किस में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गलतियाँ हो रही हैं, और उस पर आप फोकस कर पाओगे, राइट। तो अभी देखिए, आप इनकम टैक्स में हैं, क्या जो पोस्ट आपको अभी मिली है, क्या उस पोस्ट से आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, सेटिस्फाइड तो नहीं है सर। तो क्या आगे का क्या सोचा ये अपनी कैपेबिलिटी से कम है सर, अभी इससे ज़्यादा भी अचीव कर सकते हैं। अब तैयारी कर रहे हैं हम सर सीजीएल 2022 की, होप सो अच्छा करेंगे। नहीं, करेंगे। एक्चुअली देखिए क्या है, ये जो हमारा पूरा का पूरा सीज़न चलने वाला है उन सारे बच्चों के साथ चलने वाला है जिन्होंने बहुत ही चैलेंजिंग जर्नी अपनी करी है, और उन्होंने कहीं ना कहीं सिलेक्शन लिया है, और अभी वो स्टिल तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है जिस पोस्ट पर हैं। हमने एक पहला इंटरव्यू लिया था दीक्षा का, तो दीक्षा CHSL में सेलेक्टेड है, लेकिन स्टिल तैयारी कर रही है। इस बार इनका 2022 में 165 रॉ स्कोर आ रहा है और इनका 145 आ रहा है, और ये सारे बच्चे लगे हैं। और मेरी यही उम्मीद है, और मैं दिल से सच बता रहा हूँ, यही चाहता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ नेक्स्ट टाइम फिर बैठूँ, ठीक है। इनकी एक ये कहानी हुई, इन्होंने जब सिलेक्शन लिया और अभी ये इनकम टैक्स में है, लेकिन ये अभी उतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आई थिंक ये चाहते हैं कि वो रैंक सिक्योर करेंगे, और इस बार उसके लिए लगे हैं। तो अच्छा, आपको क्या लगा कि मतलब क्या कमी रह गई? मतलब जाहिर सी बात है कि आपको वो पोस्ट नहीं मिली जो आप चाहते थे। सबसे बड़ी कमी तो सर जीएस है। अच्छा, एक चीज़ ये रह गई, और क्या कमी रह गई? जीएस और ये थोड़ा सा, और अदर सब्जेक्ट्स पे इंग्लिश में जैसे 21-22 सवाल सही कर रहे हैं, तो इंग्लिश में भी 25 सवाल सही किए जा सकते हैं। थोड़ा सा फोकस और बढ़ा दिया जाए, जो क्लोज टेस्ट और पैसेज में जो 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उन पे अगर और फोकस कर लेते हैं तो वो भी सही हो जाएंगे। 1-1, 2-2 नंबर से बहुत सारा। मैं बस चाहता हूँ कि आप ना वो सारी कमियां बताओ जिसकी वजह से आपको वो पोस्ट नहीं मिली। आप MEA चाहते हैं? हाँ, MEA चाहते हैं, ASO तो सभी चाहते हैं। ASO मतलब जितनी भी मिनिस्ट्रियाँ हैं सब लोग ASO चाहते हैं। हर किसी की चाहत ASO की है, अब इनकी भी वही चाहत है, तो आप वो चाहत से क्यों दूर रह गए? कमियां यही रही, कंसिस्टेंट नहीं रहे अपनी तैयारी को लेके। ओके, बीच बीच में कहीं इधर कहीं उधर, मतलब पढ़ाई एक तरफ रख दी, बीच में कहीं और बिजी हो गए, तो फोकस वो नहीं रहा जो सर होना चाहिए। इसी वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह गए। देखिए, मैं बार बार आप लोगों से वही बोलता हूँ, अगर कंसिस्टेंसी में आप लैग करोगे, फोकस में लैग करोगे, डिटर्मिनेशन में लैग करोगे तो प्रॉब्लम होगी। कहने का मतलब सबको पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर सिलेबस, आपको अपना सिलेबस पता है, अपने आप सिलेबस को कवर करिए। कवर करने के बाद कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए। जैसा कि मैंने उतार चढ़ाव की बात करी थी, उतार चढ़ाव क्या होगा, कभी आपका पढ़ने का मन होगा, कभी आपका पढ़ने का मन नहीं होगा। जब आपका पढ़ने का मन नहीं हो तो खुद को फोर्स मत करिए, खुद को पुश मत करिए,
आप बस एक मॉक दे दीजिए उस दिन, मत ही ठीक है। पढ़िए। हाँ, मत पढ़िए आप, एक दिन मॉक दीजिए, दूसरे दिन आप मॉक दीजिए, कम से कम आपके दिमाग को ये लगे कि वो पूरी तरीके से रेस्ट जोन में नहीं चला गया, क्योंकि आप उसको जितना कंफर्ट जोन में डालेंगे उसको उतनी ही आदत लगती जाएगी, और बाद में जब उसको रिस्टार्ट देंगे ना, वो आपको ढकेलेगा थोड़ा और सो लो, ठीक है, थोड़ा सा और मौज कर लो, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप, थोड़ी देर बाद खुद ही बंद कर देंगे। एग्जैक्टली। तो आपने क्या करना है, कम करिए लेकिन करते रहिए। तो मतलब अपनी जो चाल है ना, उसको पूरी तरीके से रोकना नहीं है, मतलब थोड़ा धीरे चलिए लेकिन चलते रहिए, चलते रहिए, कछुए की चाल चलते रहिए, कछुए की चाल चलते रहिए, खरगोश की तरह थक के रुकना नहीं है, ऐसा नहीं लगना है यार आज तो बहुत आगे आ गए हम, ठीक है। और एक चीज आप ये क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि जैसे मैथ्स पढ़ रहे हैं मैथ्स ही पढ़ते जा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं इंग्लिश ही पढ़ते जा रहे हैं। मैथ्स में तो सर हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हम भी मैथ्स बहुत पढ़ते थे। तो क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए सर, हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना चाहिए, जिससे आप हर चीज में, जब आप हर सब्जेक्ट में स्कोर करेंगे तभी आप कुछ अच्छा, यानी बैलेंस बना के चलना, बैलेंस बना के रखना, आपको सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम देना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मैं तो यही बोलूँगा, चाहे हमारी ज़िंदगी हो चाहे एग्ज़ाम हो, दोनों में संतुलन बहुत ज़रूरी है। पहले हमारे पुराने ऋषि मुनि जो थे संतुलन के बारे में ही बताया करते थे, किसी चीज़ को एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए हमें। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकले, आप रैंक सिक्योर करें या आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी बेहतर तरीके से चले, तो संतुलन जो है, बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये शिवम की कहानी थी जो हमने आप सभी लोगों के सामने रखी है, और मैं नेक्स्ट इंटरव्यू जरूर करूंगा, और मुझे ये भरोसा है शिवम के ऊपर कि ये इस बार 2022 का मेंस देने जा रहे हैं, इस बार अपनी मनचाही पोस्ट लेंगे, अच्छा रैंक सिक्योर करेंगे, और इसी रैंक के साथ दोबारा हम इनका इंटरव्यू करने वाले हैं, राइट। तो शिवम कुछ बोलना चाहोगे आप लास्ट में? लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आप पहले डिटरमाइंड हो जाइए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको डिटरमाइंड होना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में आपकी अप्रोच कम है, किस सब्जेक्ट में आपकी अप्रोच ज़्यादा है। जिसमें आपकी अप्रोच ज़्यादा है उसे आप कम टाइम दे सकते हैं, जिसमें अप्रोच आपकी वीक है उसमें आप ज़्यादा टाइम दें। जिससे क्या होगा, आपका सब्जेक्ट इम्प्रूव होगा। क्योंकि अगर आपको अच्छे से सिलेक्शन लेना है तो सारे सब्जेक्ट्स में प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप AIR बना सकते हैं। चलिए, आपको भी ऑल द बेस्ट नेक्स्ट टाइम के लिए, और आप सभी लोगों को भी ऑल द बेस्ट।